सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ लवेश। वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही क्रिस्प, शॉर्ट और आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और अगर आप एक फ्रेशर हो, आप अपने कोड को कैसे रीडेबल और एक एक्सपीरियंस डेवलपर की तरह लिख सकते हो, वो हम आज आपको बताएंगे थ्रू सॉलिड प्रिंसिपल। तो आज हम सॉलिड प्रिंसिपल कवर करने वाले हैं। तो टू राइट गुड स्केलेबल बेटर कोड वी यूज सॉलिड प्रिंसिपल्स। सो सॉलिड प्रिंसिपल्स में हमारे पास 5 करेक्टर्स आते हैं और हर करेक्टर से एक एक हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए एक सुंदर सी इमेज भी निकाल रखी है। एस स्टैंड्स फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओ स्टैंड्स फॉर ओपन क्लोज प्रिंसिपल, एल स्टैंड्स फॉर लिस्कॉफ सब्सटीट्यूशन, आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन एंड डी स्टैंड्स फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन। और मैं आपको केवल डेफिनेशन नहीं बताऊंगा इन रूल्स की, मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको डेफिनेशन बताने के बाद मैं बताऊंगा, एक एग्जांपल लेंगे हम। वो एग्जांपल पर्टिकुलरली एक कोडिंग प्रॉब्लम होगी। हम ये पूरा जावा के अंदर देखेंगे, बट आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत ही जेनरिक एग्जांपल मैं यहाँ पर लूँगा। हम एक यहाँ पर प्रॉब्लम लेंगे और फिर हम देखेंगे उसमें ये वाली सारी प्रिंसिपल कैसे ब्रेक हो रही हैं, और ब्रेक होने के बाद हम इन प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं सो डैट आवर कोड इज़ मोर स्केलेबल एंड गुड एज कंपेयर टू सीनियर डेवलपर्स, राइट। तो हम सीनियर डेवलपर जितना अच्छा कोड लिखने की यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो फटाफट ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल से चालू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हम यहाँ पर कोड डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर मैंने गिटहब पर अपलोड कर दिया है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, डिपेंडेंसी इन्वर्जन, लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ओपन क्लोज, इंटरफेस एग्रीगेशन, ये .ds स्टोर कुछ हिडन फाइल अपलोड हो गई है, बट आप ये ऊपर के फोल्डर ही देखना। अगर आप इनमें जाएंगे तो आप यहाँ पर जावा का कोड यहाँ पर इजीली देख सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास होगा। तो फटाफट से मैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे नाम से ही दर्शाता है, एवरी क्लास शुड हैव सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर क्लास की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसका मतलब है एवरी क्लास शुड हैव ओनली वन रीज़न टू चेंज। अगर हम किसी पर्टिकुलर क्लास में कुछ एडिशन कर रहे हैं, कुछ अपडेशन कर रहे हैं, उस क्लास को चेंज कर रहे हैं, तो केवल एक रीज़न होना चाहिए उस क्लास को चेंज करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करूँगा, फिर हम उसका सोल्यूशन लेंगे। तो जब भी आप अमेज़ॉन पे ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपको इनवॉइस मिलती है। तो यहाँ पर मैंने एक इनवॉइस की क्लास बना रखी है। उसमें मैंने 4 फंक्शन बेसिकली बना रखे हैं। वो 4 फंक्शन क्या है? ऐड इनवॉइस, डिलीट इनवॉइस, जनरेट रिपोर्ट, सेंड ईमेल ऑफ रिपोर्ट। अब आप देख सकते हो कि जो ये पर्टिकुलर क्लास है, इस क्लास में हमारे पास 4 फंक्शन है। जनरेट रिपोर्ट बेसिकली रिपोर्ट जनरेट करती है इनवॉइस को, मतलब रिपोर्ट जनरेट करती है। और सेंड ईमेल ऑफ रिपोर्ट ये क्या करती है? जो भी हमारे पास जनरेटेड रिपोर्ट है उसका ईमेल भेजती है। ठीक है। तो ये दोनों फंक्शन बिल्कुल ही अलग है एज कंपैरिजन टू इनवॉइस। ठीक है। तो ऐड इनवॉइस क्या करता है? इनवॉइस को ऐड करता है। डिलीट इनवॉइस क्या करता है? इनवॉइस को डिलीट करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक क्लास है हमारे पास इनवॉइस और उसके पास मल्टीपल फंक्शंस हैं। तो अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन में चेंज करना होगा या फिर कुछ भी करना होगा, तो हमारे पास इनवॉइस क्लास चेंज हो रही है और इनवॉइस क्लास के पास हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये कोड बहुत ही ज़्यादा गंदा लिखा हुआ है, बैड प्रैक्टिस कोड है। इस कोड को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? थ्रू सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। हम ऐसे कर सकते हैं, इस कोड को हम डिवाइड कर सकते हैं इन डिफरेंट क्लासेस। कैसे कर सकते हैं? हम एक प्रॉब्लम सॉल्व विद सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम यहाँ पर एक इनवॉइस क्लास बना लेंगे जिसमें हमने ऐड इनवॉइस और डिलीट इनवॉइस रख लिया। रिपोर्ट क्लास बना लेंगे जो जनरेट रिपोर्ट जिसमें फंक्शन होगा। ईमेल क्लास बना लेंगे जिसमें सेंड ईमेल ऑफ रिपोर्ट फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हमने इनवॉइस क्लास बना ली है जिसमें ऐड इनवॉइस और डिलीट इनवॉइस करके फंक्शन है। अब आप कहोगे ऐड इनवॉइस और डिलीट इनवॉइस का भी अलग अलग बना सकते हैं, बट दीज फंक्शंस आर रिलेटेड टू इनवॉइस, राइट। और सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला था कि एवरी क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज। मतलब जब इनवॉइस में हमने अपडेशन किया, चाहे डिलीट करा चाहे ऐड करा, तो क्लास चेंज हो रही है ना। ठीक है। तो इनवॉइस में हमारे पास दोनों क्लास आ सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक बेसिक सा प्रॉब्लम या फिर डाउट रहता है जब बच्चे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं कि हर क्लास में एक ही फंक्शन आएगा। इफ़ एवरी क्लास हैज अ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो अगर कोई भी पर्टिकुलर क्लास कर रही है तो उसमें मल्टीपल फंक्शन भी आ सकते हैं। इस वजह से ही जानबूझ के मैंने यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल लिया है।
आई होप आपको सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हमने अपना एस कवर कर लिया है सॉलिड प्रिंसिपल में। अब हम पढ़ते हैं अपने ओ की तरफ। ओ स्टैंड्स फॉर ओपन क्लोज प्रिंसिपल। देखो यहाँ पर ओपन क्लोज प्रिंसिपल में मैंने कुछ भी नहीं लिख रखा, थोड़ा सा बस कुछ कुछ लिख रखा है। एंड चौथा पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इट इज काइंड ऑफ सेम एज डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो जो ओपन क्लोज प्रिंसिपल और डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल है, जो हमारा डी और ओ है, वो काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है। तो हम क्या करने वाले हैं, जब हम डी को पढ़ेंगे तो ही हम ओ को पढ़ लेंगे। अभी हम एल और आई की तरफ चलते हैं। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल को थोड़ा हॉल्ट पे रखते हैं और लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप एक क्लास को दूसरी क्लास से इनहेरिट करते हैं तो वो इनहेरिटेंस सही तरीके से हो, वो हमें हमारा एल बताता है, लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल बताता है। वो क्या कहता है, एवरी बेस क्लास ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय इट्स चिल्ड्रन क्लास बट देयर शुड नॉट बी चेंज इन द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ द लॉजिक। इसका क्या मतलब है, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा। मतलब कि मैं और अच्छे समझा देता हूँ आपको कि जहां पर भी हमने कोड में बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर हम उस बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को चेंज कर कर चिल्ड्रन क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते हैं तो भी प्रोग्राम वैसे ही परफॉर्म करना चाहिए जैसे पहले परफॉर्म कर रहा था। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रिंसिपल है, आई होप आपको समझ में नहीं आई होगी, बट मैं आपको कोड के साथ इसे लिख के बताऊंगा धीरे धीरे कर कर कि आप इसको कैसे अचीव कर सकते हो। देखो, तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है रेक्टेंगल और एक क्लास बनाई है स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी, ये क्लास बनाई है। अब एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। तो बेस क्लास हमारी रेक्टेंगल बन सकती है और ड्राइव क्लास जो चिल्ड्रन क्लास है वो हमारी स्क्वायर बन सकती है। रेक्टेंगल में क्या होता है, हमारे पास लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। सिमिलरली स्क्वायर में क्या होता है हमारे पास, स्क्वायर में हमारे पास केवल एक साइड होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, रेक्टेंगल में एक हमारे पास फंक्शन है सेट लेंथ ब्रेथ, और सेट लेंथ ब्रेथ में क्या हो रहा है, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू सेट हो रही है। तो इसको मैं इवेंचुअली लेंथ कर देता हूँ, ये एलियन मैंने पता नहीं क्या लिख दिया है, तो यहाँ पर मैं लेंथ कर देता हूँ और ये ब्रेथ कर देता हूँ, और इवेंचुअली मैं यहाँ पर लेंथ को पेस्ट कर देता हूँ और इवेंचुअली मैं यहाँ पर ब्रेथ को भी पेस्ट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक रेक्टेंगल फंक्शन बनाया है, लेंथ ब्रेथ बनाया है। सेट लेंथ ब्रेथ क्या करता है, लेंथ ब्रेथ लेता है और लेंथ ब्रेथ को सेट कर देता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल सा ये फंक्शन खोल देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखो, बस एक सेकंड रुकिएगा गाइस, फिर मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, पहली लाइन में रेक्टेंगल का एक फंक्शन बनाया है, वो सॉरी रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि रेक्टेंगल इज अ बेस क्लास हियर। और रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जो कि आर ई सी है, मैंने सेट लेंथ ब्रेथ फंक्शन को कॉल किया, उसमें लेंथ और ब्रेथ हमारे पास आ रही है। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल ये कहती है जहां जहां पर बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है वहां वहां पर अगर मैं उसके चिल्ड्रन का ऑब्जेक्ट फिट कर दूं, मतलब यहां पर मैं स्क्वायर लगा दूं और मैं यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी सिंटैक्टिकल एरर नहीं है हमारे पास, क्योंकि स्क्वायर चिल्ड्रन क्लास है तो वो सारे पब्लिक मेथड को यूज कर सकती है इसके। तो ये पब्लिक मेथड है तो सेट लेंथ ब्रेथ को यूज कर सकती है। बट आप सोचो कि स्क्वायर का ऑब्जेक्ट क्या एक्सेस करना चाहिए, सेट लेंथ ब्रेथ को एक्सेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई स्क्वायर में तो लेंथ और ब्रेथ होती नहीं है, तो ये लॉजिकली ही गलत है। तो यहाँ पर लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रही है। तो लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, हम एक शेप क्लास बनाएंगे, शेप एक इंटरफेस बनाएंगे, और उस इंटरफेस से हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल और स्क्वायर को उसके चिल्ड्रन बना देंगे। वो कैसे करेंगे, बहुत आसान है, वो भी मैंने कर रखा है। देखो वो हम कैसे करने वाले हैं, वो हम ऐसे करने वाले हैं। देखो, तो हम क्या करेंगे, या तो एक आप शेप क्लास बना लो या एक शेप इंटरफेस बना लो। तो मैंने यहाँ पर एक शेप क्लास बना ली है जो कि हमारे पास बेस क्लास है। इसकी दो ड्राइव क्लास है, स्क्वायर क्लास है और हमारे पास रेक्टेंगल क्लास है। तो रेक्टेंगल क्लास में हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है और सेट लेंथ ब्रेथ है। और सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एक साइड हो जाएगा। अब है कि हम लिस्कॉफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को फॉलो कैसे कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर साइड हो जाएगा और शेप का अपना हमारे पास यहाँ पर फंक्शन होगा सेट साइड कर कर, वॉइड
सेट साइड कर कर, जो कि हमारे पास एक साइड लेगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस डॉट साइड इज इक्वल टू साइड, दिस डॉट साइड इज इक्वल टू साइड। तो आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं शेप क्लास का कोई भी यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ, देखो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो अगर मैं शेप क्लास का यहाँ पर पहले ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, क्योंकि शेप एक बेस क्लास है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कोई सा भी शेप इक्वल टू न्यू शेप। तो हमने यहाँ पर एक शेप का ऑब्जेक्ट बना लिया है और शेप के अंदर हम एक फंक्शन बना देते हैं, बेसिक सा फंक्शन बना देते हैं। यहाँ पर कुछ भी बना देते हैं, वॉइड इन्फो, इन्फो इन्फो के अंदर हम फंक्शन बना देते हैं वॉइड इन्फो डैट, यहाँ पर हम ऐसा आउट कर देते हैं दिस इज़ अ शेप, दिस इज़ अ शेप। ये मैंने एक बेसिक सा फंक्शन बना दिया है जिसमें मैंने लिखा है दिस इज़ अ शेप, बेसिक सी चीज़ लिख दी है। तो अगर मैं यहाँ पर एक शेप का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है और मैं करता हूँ शेप डॉट इन्फो, अगर मैं करता हूँ शेप डॉट इन्फो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली अब लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है, बेस क्लास का जहाँ भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं चिल्ड्रन के ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देता हूँ तो सिंटैक्टिकली और लॉजिकली हमारे प्रोग्राम में चेंज नहीं आना चाहिए। तो इसके दो चिल्ड्रन है, एक तो स्क्वायर और एक रेक्टेंगल, तो मैं स्क्वायर से रिप्लेस भी कर सकता हूँ और रेक्टेंगल से रिप्लेस भी कर सकता हूँ। तो मैंने स्क्वायर से रिप्लेस करने की कोशिश करी, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर से रिप्लेस करने की कोशिश करी तो स्क्वायर भी शेप क्लास के सारे मेथड्स को आराम से एक्सेस कर सकता है, तो वो इन्फो को भी एक्सेस कर सकता है। तो हमने यहाँ पर एक स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनाया है और शेप डॉट इन्फो करा, तब भी हमारे पास क्या प्रिंट होगा, दिस इज अ शेप। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉलो हो रही है, सिंटैक्टिकली भी लॉजिकली भी। बट ऊपर वाले सिनेरियो में आप देखें तो लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रही है। तो आई होप अब आपको एल भी समझ में आया होगा, एस हो चुका है, एल हो चुका है। आई की तरफ बढ़ते हैं, इंटरफेस सेग्रीगेशन। इंटरफेस सेग्रीगेशन का मतलब है कि आपको बड़े बड़े इंटरफेसेस को छोटे छोटे इंटरफेसेस में डिवाइड करना है, सिंपल। तो अब इसको आप एक एग्जांपल से कैसे समझेंगे, पहले मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख भी देता हूँ कि व्हाट इज इंटरफेस सेग्रीगेशन, डिवाइडिंग लार्ज इंटरफेसेस इनटू स्मॉलर वंस, इनटू स्मॉलर वंस। कि आप बड़े बड़े इंटरफेस को छोटे छोटे इंटरफेस में डिवाइड कर रहे हो। एग्जाम्पल से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि हमें एक यूआई लाइब्रेरी बनानी है और उस यूआई लाइब्रेरी में इनिशियली हमारे पास दो विजिट है, टेक्स्ट इनपुट और बटन। अब देखो हमने यहाँ पर क्या करा है, एक इंटरफेस बना दिया है आई विजिट कर कर, और इसमें दो फंक्शन है, ऑन क्लिक इवेंट और ऑन कीबोर्ड इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट कब कॉल होगा, जब माउस पर हम क्लिक करेंगे। ऑन कीबोर्ड इवेंट तब कॉल होगा जब हम माउस पर कोई भी की प्रेस करेंगे। तो जो टेक्स्ट इनपुट है और बटन है ये इंप्लीमेंट करेगा आई विजिट को, मतलब आई विजिट के दो चिल्ड्रन होंगे, एक तो टेक्स्ट इनपुट होगा और एक बटन होगा। क्योंकि ये इंप्लीमेंट करता है इंटरफेस को, जो भी क्लास इंप्लीमेंट करती है इंटरफेस को, तो उसको उसके सारे फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर ओवरराइड कर दिया है, हमने यहाँ पर ओवरराइड कर दिया है। अब टेक्स्ट इनपुट पर आप क्लिक भी कर सकते हो और कीबोर्ड से टाइप भी कर सकते हो, तो टेक्स्ट इनपुट में तो कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। बट बटन पर आप क्लिक तो कर सकते हो, बट बटन पर आप टाइप नहीं कर सकते। तो ऑन कीबोर्ड इवेंट तो कुछ है ही नहीं, बट आपको ओवरराइड तो करना पड़ेगा, बिकॉज बटन इंप्लीमेंट दिस इंटरफेस, और इंटरफेस में जो भी फंक्शन होते हैं वो उसके चिल्ड्रन को ओवरराइड करने पड़ते हैं, ये रूल होता है। तो ऑन कीबोर्ड इवेंट में अब हम यहाँ से बचे कैसे, या तो इसको खाली छोड़ दो, बट वो एक बैड प्रैक्टिस होगी कि भाई फंक्शन बनाए क्यों है अगर उसकी उसमें कुछ लिखना ही नहीं है। या फिर हम यहाँ पर एक एरर थ्रो कर देते हैं, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड ऑन कीबोर्ड इवेंट, हम यहाँ पर एरर थ्रो कर देते हैं। बट दिस इज अ बैड प्रैक्टिस, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल यहाँ पर ब्रेक हो रही है, तो हम इस बड़े इंटरफेस को छोटे छोटे दो इंटरफेस में डिवाइड करेंगे। क्लिकेबल विजिट के लिए अलग इंटरफेस बनाएंगे, कीबोर्ड इवेंट के लिए अलग इंटरफेस बनाएंगे। वो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। हमने यहाँ पर एक इंटरफेस बना दिया है आई क्लिकेबल विजिट जिसके अंदर एक फंक्शन है ऑन क्लिक इवेंट, और एक इंटरफेस बना दिया है आई कीबोर्ड विजिट जिसके अंदर बना दिया है कीबोर्ड इवेंट। तो अब जो टेक्स्ट इनपुट है, जो टेक्स्ट इनपुट बॉक्स है वो क्लिक भी हो सकता है और वो उसमें हम टाइप भी कर सकते हैं। तो ये इंप्लीमेंट करेगा दोनों इंटरफेस को, तो दोनों इंटरफेस के मेथड को ये ओवरराइड कर लेगा। बट बटन में केवल हम क्लिक कर सकते हैं, टाइप नहीं कर सकते, तो ये इंप्लीमेंट करेगा आई क्लिकेबल विजिट को।
आई कीबोर्ड विजिट को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर सिंपली हमने बटन को केवल इम्प्लीमेंट किया है आई क्लिकेबल विजिट से, तो आई क्लिकेबल विजिट के ही इसे इसके फंक्शन को इसको ओवरराइड करना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इंटरफेस सेग्रीगेशन इज नथिंग बट डिवाइडिंग लार्जर इंटरफेसेस इनटू स्मॉलर इंटरफेसेस। तो आप देख सकते हैं सॉलिड प्रिंसिपल कितनी आसान है, जस्ट वी हैव टू रिमेंबर दीज प्रिंसिपल्स एंड अप्लाई इन अवर डे टू डे लाइफ, और हम काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल मेंटेनेबल कोड लिख सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको बता देता हूँ ओपन क्लोज प्रिंसिपल और डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल क्या है और ये आपस में इंटर रिलेटेड कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ओपन क्लोज प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या है। ओपन क्लोज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एवरी क्लास शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। इसका मतलब क्या है, एक बारी में एक क्लास ओपन और क्लोज कैसे हो सकती है साथ में, इसको मैं आप एक एग्जांपल समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने कैनवा में आपके लिए एक एग्जांपल बना रखा है, फाइंड एरिया ऑफ एनी शेप। ये क्लास है जो कि किसी भी शेप का एरिया निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेट सपोज करते हैं इस क्लास में भी दो फंक्शनैलिटी है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बट अगर हमने फ्यूचर में ये डिसाइड किया है कि मेरे को एरिया ऑफ सर्कल भी निकालना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैं फ्यूचर में डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरे को एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो नई फंक्शनैलिटी को ये क्लास सपोर्ट करनी चाहिए। तो ओपन का मतलब यही है, ओपन फॉर एक्सटेंशन मतलब ओपन फॉर न्यू अपडेट्स। ठीक है, तो जो भी नई फंक्शनैलिटी आती है, नया अपडेशन आता है, उसको जो हमारे पास मेन क्लास है वो सपोर्ट करनी चाहिए। तो भाई सपोर्ट कर रही है, बट जब भी सपोर्ट करेगी तो इस वाली क्लास में चेंज आएगी। तो दूसरा प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। मतलब नई अपडेट को सपोर्ट तो करना है, बट मेन क्लास में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो अब ये कैसे अचीव होगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका कोड लिख रखा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइंड एरिया ऑफ डिफरेंट शेप। यहाँ पर फाइंड एरिया ऑफ डिफरेंट शेप है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। पहले आप प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम ये है, फाइंड एरिया ऑफ डिफरेंट शेप में दो फंक्शन है, एक एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। अगर मेरे को एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल क्या कहती है कि भाई एरिया ऑफ सर्कल निकालने की फंक्शनैलिटी को तो मुझे सपोर्ट करना है, बट फाइंड एरिया ऑफ डिफरेंट शेप में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। बट एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, तो हमें चेंज नहीं करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक मेरे पास रास्ता है। वो रास्ता क्या है कि मैं स्क्वायर की अलग क्लास बना लूँगा, रेक्टेंगल की अलग क्लास बना लूँगा। स्क्वायर का एरिया निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्क्वायर क्लास की होगी, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी रेक्टेंगल क्लास की होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। मतलब एक मैंने रेक्टेंगल क्लास बना दी, इधर भी एक एरिया फंक्शन है, और एक स्क्वायर क्लास बना दी, इधर भी एक एरिया फंक्शन है। मैंने क्या करा, एक इंटरफेस बना दिया यहाँ पर आई शेप नाम का, और उसमें एक एरिया फंक्शन लिख दिया है। ये पेरेंट है हमारे पास, टॉप मोस्ट पेरेंट है, और इसके दो चिल्ड्रन है, रेक्टेंगल चिल्ड्रन है और हमारे पास स्क्वायर चिल्ड्रन है। ये इसे इंप्लीमेंट करते हैं, आई शेप को इंप्लीमेंट करते हैं। अब यहाँ पर हमने इंटरफेस को बनाया, इंटरफेस इस वजह से बनाया क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप के अंदर या फिर सर्कल जो हम फ्यूचर में लिखने वाले हैं, हमें ये श्योर करना है कि एरिया फंक्शन हो ही हो। हमें ये श्योर करना है एरिया फंक्शन हो ही हो, क्योंकि फाइंड एरिया ऑफ डिफरेंट शेप में हमें एरिया ही तो निकालना है। तो अगर हम ये क्लास बना रहे हैं तो हमें इनको फोर्स करना है कि भाई तुम एरिया फंक्शन को ओवरराइड करो। इस वजह से हमने इंटरफेस बनाया और इनको इनका चिल्ड्रन बना दिया। तो यहाँ पर अब रेक्टेंगल का एरिया और स्क्वायर के एरिया निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन क्लास की है। तो अगर मेरे को सर्कल का सपोर्ट करना है फ्यूचर में, तो सर्कल का मैं एक क्लास बना लूँगा, उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा आई शेप से। क्योंकि मैंने आई शेप से इम्प्लीमेंट किया, आई शेप में जो भी फंक्शन है उसको मेरे को ओवरराइड करना होगा, एरिया को मैं ओवरराइड कर लूँगा ईजिली। तो मेरी इस क्लास में चेंज नहीं आया और मैंने अपडेशन को सपोर्ट भी कर दिया। अब मैं इसको लिखूँगा कैसे, लिखूँगा मैं ऐसे कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट बना दूंगा आई शेप का, और फाइंड एरिया ऑफ डिफरेंट शेप के कंस्ट्रक्टर में उस आई शेप को मैं यहाँ पर असाइन कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करी है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है कि जो आई शेप इंटरफेस है ना, उसको मैंने इंजेक्ट कर दिया है फाइंड एरिया ऑफ डिफरेंट शेप के अंदर। क्योंकि आई शेप इंटरफेस के अंदर एरिया फंक्शन है, और यहाँ पर फाइंड एरिया ऑफ डिफरेंट शेप के अंदर मैंने इंजेक्ट कर दिया आई शेप को, तो मेरे को पता है यहाँ पर जो ये शेप है इसके पास एरिया फंक्शन है, तो मैं ईजिली एरिया निकाल सकता हूँ। अब मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा, यूज़ करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फाइंड एरिया ऑफ डिफरेंट शेप का मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है। उस ऑब्जेक्ट बनाने के
पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है और कंस्ट्रक्टर में हमारे पास शेप जा रही है। तो मैं करूँगा एक स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बना लूँगा और उस स्क्वायर के ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा फाइंड एरिया ऑफ डिफरेंट शेप के ऑब्जेक्ट के अंदर। तो मेरे को ये फाइंड एरिया ऑफ डिफरेंट शेप मिल गया, जो कि अब एक स्क्वायर है क्योंकि उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर वो पास हुआ है। यहाँ पर हमने लिखा है दिस डॉट शेप इक्वल टू शेप। और अगर मैं फाइंड एरिया ऑफ डिफरेंट शेप डॉट गेट एरिया करूंगा तो मेरे को स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे को रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लिख दिया। यहाँ पर मैं कर देता हूँ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है तो मैं यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ यहाँ पर लिख दूंगा और रेक्टेंगल को यहाँ पर पास कर दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर यही हमारे पास ओपन क्लोज प्रिंसिपल है। यहाँ पर ओपन क्लोज प्रिंसिपल फॉलो हो रही है, डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल भी फॉलो हो रही है। डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल मैंने आपको नहीं बताई है बट जाने अनजाने में हमने फॉलो कर दिया है। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमने यूज़ किया है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैंने आपको बता दिया कि आई शेप को हम यहाँ पर इंजेक्ट कर रहे हैं इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर। सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन इंप्लीमेंट डिपेंडेंसी इन्वर्जन। जहाँ जहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ होता है तो वहाँ पर डिपेंडेंसी इन्वर्जन यूज़ होती है। ओपन क्लोज प्रिंसिपल कैन बी अचीव्ड बाय डिपेंडेंसी इन्वर्जन। ये हम देख ही चुके हैं कि हमने बैड प्रैक्टिस को कैसे गुड प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर कर यहाँ पर डिपेंडेंसी इन्वर्जन लगाया है। डिपेंडेंसी इन्वर्जन की फाइनल जो हमारे पास डेफिनेशन है वो ये कहती है कि हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल। यहाँ पर फाइंड एरिया ऑफ एनी शेप है, इसके अंदर मैं आई शेप है, इसके अंदर आई शेप है, ठीक है। पर पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था जो फाइंड एरिया ऑफ एनी शेप है ना, ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी लो लेवल मॉड्यूल पर। जो ये नीचे है ना, ये लो लेवल मॉड्यूल है। अगर लो लेवल मॉड्यूल हाई लेवल मॉड्यूल पर डिपेंड करेगा ना, अगर लो लेवल मॉड्यूल हाई लेवल मॉड्यूल पर डिपेंड करेगा तो अगर नया लो लेवल मॉड्यूल में ऐड करूंगा तो हाई लेवल मॉड्यूल में चेंज करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं बीच में एक इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्शन लेयर ले आता हूँ, जिससे क्या होता है ये दोनों हाई लेवल और लो लेवल आपस में सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि अब मेरे को कभी भी लो लेवल मॉड्यूल एक इंट्रोड्यूस करना होगा तो मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दूंगा ईजिली। तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन लेयर की तरह यहाँ पर इजिली काम करती है। तो आई होप आपको अब ओ और डी भी समझ में आ गया होगा और डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल और ओपन क्लोज प्रिंसिपल आपस में कैसे अटैच है ये भी समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।